नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीएससी वे। हमारा ये एमपी जीके का 27वां लेक्चर है। इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की जो कार्यपालिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसमें हम मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्यपालिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं और किसके अंतर्गत कौन कौन आता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारी जो कार्यपालिका होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी स्थायी कार्यपालिका, जिसमें प्रशासनिक कार्यपालिका आती है, जैसे कि जो पीएससी या यूपीएससी से जो लोग सिलेक्ट होकर जाते हैं वो लोग, इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से हम देखें एक होती है अस्थायी कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत राजनीतिक जो लोग चुनाव लड़कर 5 साल के लिए चुने जाते हैं वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं। इनकी कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, इसलिए दो प्रकार की होती है, चाहे हम केंद्र के स्तर पर बात करें या राज्य के स्तर पर। एक होती है वास्तविक कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद आती है, क्योंकि ये मुख्य कार्य इन्हीं के माध्यम से किए जाते हैं, चाहे कानून बनाकर किए जाए या धरातल पर उनकी अपनी घोषणाओं के माध्यम से किए जाते हैं, वो इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। उसी के प्रकार में लेकिन जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो किसके नाम से किए जाएंगे? केंद्र में किए जाएंगे मंत्रिमंडल द्वारा, राष्ट्रपति के नाम पर, और वहीं हमारे अगर राज्य में बात करें तो वो राज्यपाल के नाम से ये किए जाते हैं। अब उसके बाद में एक हमारा एक मुख्य है कि नवंबर 2025 में राज्यपाल के जो निवास स्थान राजभवन था उसको क्या कहा जाएगा? लोक भवन होगा। जैसे कि हमारा जो पीएम हाउस हुआ करता था उसको अब सेवा तीर्थ कहा जाने लगा है, तो इसी प्रकार से जो पीएमओ है प्रधानमंत्री ऑफिस को, तो उसको अब क्या सेवा तीर्थ कहा जाने लगा। इसी प्रकार से हमारे जो केंद्र राज्य है उसके अंतर्गत जो राजभवन को अब लोक भवन कहा जाने लगा है। अब उसके बाद में हम देखते हैं राज्यपाल की कहाँ, उनका संविधान में कहाँ वर्णन मिलता है, इनसे जुड़ी कौन कौन से प्रावधान है। राज्यपालिका जब परिचय देखें हम तो राज्यपाल कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, ये राज्य के प्रथम नागरिक होते हैं और इनके जो लोक भवन है वो कहाँ? भोपाल में अवस्थित है। ये राज्य की जो विधायिका है उसके अंतर्गत आते हैं। विधायिका में जो अगर हम केंद्र में देखें तो हमारी जो राज्यसभा है, लोकसभा हुई और प्रेसिडेंट को मिलाकर हमारी संसद बनती है। उसी प्रकार से अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर वहाँ की ये विधायिका बनती है। तो इसी प्रकार से हमें ये याद रखना होता है। अब उसके बाद में इनका जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद 153 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, हमारा जो नीचे दिया गया है। इसके बाद में जो हमारा 7वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके 1956 में उसी के तहत बता दिया गया था कि कोई भी एक राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल, एक व्यक्ति 2 या 2 उससे अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में किया गया था। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। और आमतौर पर इनकी नियुक्ति पर ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो नियुक्त व्यक्ति है राज्यपाल, बस उस राज्य का राजनीति में सक्रिय व्यक्ति नहीं होना चाहिए या वो इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे मुख्य रूप से राज्यपाल की नियुक्ति में ये ध्यान दिया जाता है। उसी के प्रकार में अगर हम आगे देखें किसी की राज्यपाल की जो नियुक्ति का कार्य करते हैं तो संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनसे परामर्श लेने की परंपरा है, लेकिन ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। कई बार इसमें क्या देखा जाता है कि उल्लंघन देखा जाता है। कई बार ऐसा हमें सुनने को अखबारों में देखने को मिलता है कि जहाँ पे अगर केंद्र में कोई सरकार है तो और अगर उसके राज्य में उससे जुड़ी हुई सरकार नहीं है तो वो वहाँ अपने किसी व्यक्ति को, राजनीति के व्यक्ति को ही वहाँ पे अपॉइंटमेंट कर देती है। तो ये हमें कई बार देखने को मिलता है। अब उसके बाद योग्यताओं के बारे में देख लें तो न्यूनतम योग्यता आयु है 35 वर्ष की होना चाहिए। वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे और वो जो लाभ का पद होता है उस पर भी नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे के पद पर नहीं होना चाहिए वो। उसके साथ शपथ का प्रावधान करने, शपथ कौन दिलाएगा? तो हमारे राज्य के उच्च न्यायालय होता है, हाईकोर्ट होता है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। लेकिन अगर वो अनुपस्थित हैं तो उनके उसी न्यायालय में उपस्थित जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। कार्यकाल मुख्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कम वर्ष में भी, क्योंकि ये राज्य किसके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य कर रहे हैं। 155 के तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर देता है, तो उसके तहत अगर 156 में इनके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, कई बार कम समय में भी इनको हटा दिया जाता है। अब उसके बाद में देख लें हम जो हमने बोला किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा इनको हटा दिया जाता है, चाहे एक राज्यपाल को दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वेतन भत्ते के बारे में बात करें तो इनको 3.5 लाख रुपीस प्रति माह दिया जाता है। इसके बाद अतिरिक्त भत्ते भी रहते हैं जो हमारे संसद विधि बनाकर निर्धारित करती है। इसके बाद में राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते। अब हम बात करें कि त्याग पत्र की प्रक्रिया क्या है। तो ये जो नियुक्त करता है उसी को तो आप त्याग पत्र दोगे, तो ये राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाता है, अथवा वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र से पदमुक्त हो जाता है तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नए राज्यपाल की नियुक्ति तक
राज्यपाल का कार्यभार संभालते। देखो, अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अगर राष्ट्रपति हटा दे या फिर वो अपना त्याग पत्र दे दें, तो जब तक नया राज्यपाल नहीं आते तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उस राज्य के हाईकोर्ट के, वो राज्यपाल के कार्य को देखते हैं। उसके बाद में राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ कौन सी हैं? कार्यपालिका शक्ति जो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं उनकी कार्यपालिका शक्ति हैं, क्योंकि जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जा रहे हैं। विधायी शक्तियाँ हैं, क्योंकि जब भी कोई भी कानून राज्य का जब भी कानून बनेगा जब तक उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। वित्तीय शक्तियाँ कि कौन से फंड से, जो राज्य का आकस्मिक फंड है तो वो किसके पास रहता है? वो राज्यपाल के पास रहता है। न्यायिक शक्तियाँ, और चाहे राज्य का जो धन विधेयक होता है वो किसकी मंजूरी से प्रस्तुत किया जाता है? वो राज्यपाल की मंजूरी से प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद न्यायिक शक्तियाँ कि कौन कौन से समाधान देना, केवल वो समाधान मृत्युदंड को नहीं क्षमा कर सकते राज्यपाल, और भी कई जो हमारे अपराध होते हैं उनको क्षमा कर सकते हैं। उसके सुविवेक की शक्तियाँ कि कौन से बिल को हमें मंजूरी प्रदान करना है या किसको मंजूरी नहीं प्रदान करना है। आर्टिकल 200 और 201 के अंतर्गत ऐसी शक्तियां उनको प्रदान की गई हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, जो मैंने आपको अभी संक्षेप में बता दिया, तो उनको हम डिटेल में बताएंगे कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ क्या होती हैं कि राज्य के जो मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री उनकी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद में ये हमारी जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके क्या होते हैं? कुलपति या कुलगुरु की, ये क्या कुलाधिपति तो होते हैं, लेकिन जो कुलपति या कुलगुरु है उनकी नियुक्तियां भी मध्य प्रदेश में कुलगुरु कहा जाने लगा है। कुलपति हुआ करते थे तो डिप्टी चेयरमैन बोलते थे उनको, तो अभी सॉरी डिप्टी चांसलर बोलते, तो ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसके साथ में जो हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधी राज्यपाल से क्या लेते हैं? परामर्श। क्योंकि ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे जो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन परामर्श इनसे लिया जाता है। वहीं जिला कोर्ट, तो ये इनकी नियुक्तियां हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब उसके बाद में राज्य के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्तियां किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? राज्यपाल, जो मैंने आपको अभी बताया। राष्ट्रपति, अगर शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करते हैं, वहाँ पे ये कार्य करते हैं। उसके साथ में राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री पर समय समय पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में हम बात करें राज्य की कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? तो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। राज्य विधानमंडल को अधिवेशन बुलाने अथवा उनका सत्रावसान करने की शक्तियां किसके पास होती हैं? हमारे राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास में होती हैं। इसके साथ में ही मुख्यमंत्री से परामर्श पर विधानसभा को भंग करने की शक्तियां भी इनके पास होती हैं। राज्य में नवगठित विधानसभा का जो प्रथम अधिवेशन है, प्रत्येक वर्ष जो पहला अधिवेशन प्रारंभ होता है उसको संबोधित कौन करते हैं? हमारे राज्यपाल करते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक तब तक, जो मैंने आपको बताया, तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक उसको राज्यपाल अपनी स्वीकृति प्रदान न कर दें। उसके बाद में राज्यपाल किसी भी विधेयक को सहमति, असहमति या पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि धन विधेयक उनकी पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। एक पॉइंट कई बार बनता है पेपरों में, तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें जो हमारी वित्तीय शक्तियां, तो राज्यपाल राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण जो राज्यों के लिए आर्टिकल 202 के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और हमारे केंद्र में बात करें तो 112 के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं पे भी बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। अब हम उसके बाद में अगला देख लेते हैं कि कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही राज्य की विधानसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन जो धन विधेयक है या नहीं है इसकी कौन करेगा? इसकी हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे वो मंजूरी प्रदान करते हैं। अनुदानों की मांग भी राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अब कुछ संबंधित अनुच्छेद हैं हमारे राज्यपाल से संबंधित, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? आर्टिकल 154 के तहत राज्यपाल के पास में। मैंने आपको बताया था 155 के तहत राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं 156 के तहत जो राज्यपाल हैं राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। इसी के साथ में आर्टिकल 157 के तहत हमारे जो राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या क्या योग्यता है, मैंने आपको बताया 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी योग्यताओं के बारे में बताया गया है। 158 के तहत जो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं वो बताई गई हैं। 159 के तहत हमारे राज्यपाल के द्वारा जो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे, जो मैं बताया था हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश हैं जो भी उपस्थित हैं वो उनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद में हमारे 161, क्योंकि वहाँ पे हमारे 72 में समाधान की शक्तियाँ होती हैं हमारे राष्ट्रपति के पास में, हमारे 161 में
समाधान की शक्तियाँ रहती हैं हमारे राज्यपाल के पास में। वहीं 163 के तहत वो राज्यपाल की सहायता को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। जो बहुमत दल का नेता होता है उन्हीं के द्वारा मुख्यमंत्री चुना जाएगा, उनके ही मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। और इसमें ही अब उसके बाद में अब हम देख लेते हैं और 164 आ जाता है तो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए जाते हैं। अब उसका राज्यपाल संबंधित पढ़ रहे हैं हम। तो 174 के तहत राज्य विधानमंडल के सत्र को संबोधित करना, सत्र अवसान करना व सत्र को विघटन करना। वहीं हम बात करें राष्ट्रपति के लिए तो 85 के तहत आती है। तो याद ध्यान रखिएगा, जितना भी लिखा है ना उसमें 89 माइनस करते जाना, तो आप किससे संबंधित आ जाओगे, आप राष्ट्रपति संबंधित आ जाओगे। वहीं लेकिन 200 के बाद आपको 90 माइनस करना पड़ेगा राज्यपाल संबंधी बिलों की अनुमति, क्योंकि इसमें भी 89 माइनस करोगे तो 111 आएगा। तो वहाँ पर वीटो पावर्स राष्ट्रपति के पास रहती हैं। तो ये बिलों पर अनुमति। आप 202 के तहत राज्य विधानमंडल में बजट का प्रस्तुत, मैंने आपको बताया था, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया जा रहा है। भाई राज्यपाल अध्यादेश जारी कर नहीं सकती 213 के तहत, इसमें 90 माइनस करोगे 173 आएगा। तो वहीं राष्ट्रपति के पास में ये शक्तियाँ हमें प्रदान हो जाती हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारे मध्य प्रदेश में जो न्यायिक शक्तियाँ हैं राज्यपाल से जुड़ी हुई, जो तो मैंने आपको बता दिया, उनसे जुड़ी हुई तो जो हमारी शक्तियाँ और 2 और रह गई थी उनके बारे में बताते हैं। न्यायिक शक्तियाँ हुई राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, किंतु अपराधी को दंड कम कर सकते हैं, दंड को स्थगित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना समाधान की शक्तियाँ नहीं होती हैं। राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसे अपराधी के मामले में ही कर सकते हैं जहाँ तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो। उसके बाद में स्वविवेक की शक्तियाँ आ जाती हैं, मुख्यतः बिलों से लेकर कि किसी स्पष्ट बहुमत ना में लाओ तो राज्यपाल किसको सत्ता बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, वो उनकी स्वविवेक की शक्तियों पर निर्भर करता है। उसी के प्रकार राज्यपाल कोई भी विधेयक है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी उसको सुरक्षित रख सकते हैं। उसी प्रकार कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति उस राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य की जो विधानमंडल है, विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो स्वयं निर्णय भी ले सकते हैं। उसके साथ में केंद्र और राज्य के बीच में किसी मामले पर विरोध किया जाने की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक को काम में लाते हैं कि हमें क्या निर्णय लेना है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश में संविधान सभा के जो सदस्य जुड़े हुए थे वो कौन कौन से थे, जो पुरानी जो हमारी संविधान सभा थी वो कौन कौन से थे लोग और किस क्षेत्र से जाते थे, जो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, तो जो इनकी जन्मभूमि है तो इंदौर वाले क्षेत्र से आ गए। उसमें कुसुमकांत जैन जी थे, वो झाबुआ से आते थे। सेठ गोविंद दास जी जबलपुर से आते थे। उसके बाद डॉक्टर रघुवीर जी मध्य प्रदेश का जो बरार क्षेत्र था उस क्षेत्र से आते थे। मास्टर लाल सिंह सिंसेवार जी भोपाल से आते थे। वहीं शंकर त्रम्बक धर्माधिकारी जी बैतूल से आते थे। बाबू राम सहाय ये विदिशा जी से आते थे। भगवत राय मंडलोई जी खंडवा से आते थे। वहीं विनायक सीताराम सरवटे जी इंदौर से आते थे। सरवटे जो बस स्टैंड है तो वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। उसके बाद में कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह जी तो ये सतना रीवा से आते थे। ध्यान रखना, ये अभी जो अवधेश प्रताप सिंह जी ये वर्तमान में ही दूसरे हैं, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उनके अध्यक्ष हैं। उसके बाद में राधा वल्लभ विजयवर्गीय जी राजगढ़ क्षेत्र से आते थे। उसके बाद में हम शंभुनाथ शुक्ल जी थे, ये हमारे शेड्यूल, लेकिन शंभुनाथ शुक्ल जी के बारे में ध्यान रखना, ये चीफ मिनिस्टर बने थे रीवा रियासत के, जो रियासत सी थी हमारी। तो जब आज़ादी के बाद में 1956 तक ये उसके मुख्यमंत्री हमें देखने को मिलते हैं। वहीं ब्रजराज नारायण जी हैं ग्वालियर रियासत से देखने को मिलते। सीताराम जाजू जी हैं जो नीमच क्षेत्र से हैं। राम साय तिवारी जी हैं हमारे छतरपुर रियासत से आते थे। वहीं गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी हैं गुना से आते थे। इसमें लिखा है अप्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के हरि विष्णु कामत नरसिंहपुर कलेक्टर एवं एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथोनी का संबंध भी जबलपुर से था। फ्रैंक एंथोनी के बारे में पूछ लिया गया है कि पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के तो कौन थे, तो फ्रैंक एंथोनी थे। लोग एस.सी. मुखर्जी लगा देते नहीं, लेकिन ये क्या कौन थे, फ्रैंक एंथोनी थे। अब हम एक बार में मध्य प्रदेश के जो मुख्य राज्यपाल हैं उनके बारे में देखेंगे, पहले कौन से हैं, वर्तमान में कौन से हैं, और उसके बारे में फिर हम एक व्यक्तिगत रूप में भी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन थे, तो बी पट्टाभिधी सीतारामैया जी थे। दूसरे हमारे हरिविनायक पाटस्कर जी भी थे। केसी रेड्डी थे, ये कहाँ से आते थे, कर्नाटक वाले क्षेत्र से, वहाँ के सीएम भी रहे थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इनके बारे में कुछ विशेष बताता रहूँगा, बाद में भी हम इनके बारे में विशेष पढ़ेंगे। उसके बाद में पी जस्टिस जो कार्यवाहक थे सबके बारे में बताएंगे, कितने कार्यवाहक रहे, कौन हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे, सबके बारे में। केसी रेड्डी जी फिर बनाए गए, श्री सत्यनारायण जी बनाए गए। अब ध्यान रखना मध्य प्रदेश में पहला आपातकाल सत्यनारायण जी के समय पर लग रहा है। एसपी के याद रखना, सिन्हा पुनाचा व खान, ये मध्य प्रदेश के जो मुख्य राज्यपाल रहे।
SPK। ये याद रखिएगा कि इन 3 राज्यपालों की उसमें हमारे मध्य प्रदेश में 3 आपातकाल लगाए गए थे, तो आप याद रखिएगा। 77 में लगाए गए जो सत्यनारायण सिंह जी थे, उसके बाद निरंजन सिंह बांचू, उसके बाद चिंपूदिरा मथुना पुनाचा जी थे। तो SPK तो पुनाचा जी को याद रखने का, तो ये इनको याद रखिएगा, पुनाचा जी को। इनके समय पर भी लगा था 80 पे हमारा। उसके अंदर भगवत दयाल शर्मा जी, जस्टिस GP कारवाग थे, भगवत दयाल शर्मा जी फिर बने, भगवत दयाल में तीन बार देखने को मिले। उसके अंदर KM चांडी, इनको याद रखिएगा। KM चांडी जी का क्यों महत्वपूर्ण है, KM चांडी जी के समय पे ही हमारे भोपाल त्रासदी हो रही है, इसलिए इनको याद किया जाता है। KM चांडी जी के समय पे भोपाल त्रासदी के समय पे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो KM चांडी जी। तो ND ओझा, तो ये हमारे कार्यवाहक देखने को मिल जाते हैं। फिर KM चांडी जी आ गए हमारे। सरला ग्रेवाल, ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, तो सरला ग्रेवाल जी आ गए। फिर खान, इनके समय पे भी मध्य प्रदेश में क्या लगा था, आपातकाल लगा था। SPK, तो इसी समय, इसके बाद में मध्य प्रदेश में राज्य में आपातकाल देखने को नहीं मिलता। वहीं डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी, ये आ गए। भाई महावीर, और फिर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जब विभाजन हो रहा था तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उस समय पे भाई महावीर। ये भी याद रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अंदर KM चांडी जी, भाई महावीर, SPK, सिन्हा, पुनाचा और खान साहब, तो ये हमारे राज्यपाल से जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय संबंधित है। उसके बाद में जो हमारे राम प्रकाश गुप्त जी थे, वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने, तो ये अतिरिक्त प्रभाव दिया गया था। बलराम जाखड़ जी, पूछ लिया जाता है बलराम जाखड़ जी का संबंध किससे रहा, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बलराम जाखड़ जो लोकसभा के अध्यक्ष हमारे, वो भी रहे हैं, और इनका संबंध मुख्य रूप से हरियाणा राज्य से देखने को मिलता है। उसके बाद में राम नरेश ठाकुर जी हो गए, राम नरेश यादव जी हो गए, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से देखने को मिलता है। OP कोहली, इनका संबंध भी उत्तर प्रदेश से देखने को। श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी बनाई गई थी, और अभी बीच में इन्हें कार्यवाहक राज्यपाल भी बनाया गया था, लेकिन इनका जो मुख्य संबंध है तो गुजरात राज्य से है। लालजी टंडन, इनका संबंध, इनकी तो लखनऊ वगैरह इनकी पुस्तकें थी, ये भी कहाँ से संबंधित हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश संबंधित। भाई अभी अब हैं हमारे श्री मंगू भाई पटेल जी, तो वर्तमान में हमारे राज्यपाल यही हैं। अब उसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, फिर उसके बाद में हम एक राज्यपालों की एक व्यक्तिगत जानकारी पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन सी है हमारी, सरला ग्रेवाल जी हैं। उसके बाद में सबसे कम उम्र में की राज्यपाल बनने वाली कौन थी, तो सरला ग्रेवाल जी थी। उसके बाद में नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र किसकी थी, लालजी टंडन जी की थी, 84 वर्ष से अधिक। उसके बाद में जिनका जन्म सतना में हुआ था तो NA बांचू साहब थे। और भारत के बाहर जन्मे राज्यपाल कौन थे, तो भाई महावीर। ये किस समय पे बनाए गए थे, जब हमारे राज्य का क्या हो रहा, 1998 से लेकर 2003 तक, उस समय मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन रहे हैं, तो HB पाटस्कर जी, जो हमारे दूसरे नंबर के थे, तो वो रहे हैं सबसे लंबे समय तक। सबसे कम समय तक BP सीतारमैया, जो पट्टभी सीतारमैया जी थे हमारे पहले, वो सबसे कम समय तक रहे हैं। उसके बाद में सबसे कम समय के राज्यपाल कार्यवाहक के रूप में देखा जाए तो PV दीक्षित जी, क्योंकि ये हमारे उस समय पर मुझे याद नहीं आ रहा, शायद लोकायुक्त वगैरह थे, तो ये हमारे या फिर मुख्य सचिव थे हमारे, सॉरी मुख्य सचिव थे, वो भी कार्यवाहक के रूप में निकाई। उसके बाद में देखो, जब भोपाल त्रासदी हो रही है, KM चांडी साहब हो गए। पहला हमारा जो राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो हमारे सिन्हा साहब हो गए, SPK, जो हमने याद की थी ट्रिक उससे। उसके बाद में अपने पद पे कार्यपालिका के दौरान कार्य करने के दौरान जिनकी मृत्यु हुई थी वो कौन थे, राम प्रकाश गुप्त जी थे 2004 में। उसके बाद में मध्य प्रदेश जो राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये MPPSC में सीधे से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बलराम जाखड़ जी, जो 7वीं और 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। मध्य प्रदेश में राज्यपाल जो लोकायुक्त और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे, PV दीक्षित, मैंने देखा था अभी बात को बताया था वैसा, लोकायुक्त और मुख्य न्यायाधीश भी रहे तो कौन है, PV दीक्षित जी। इनको IMP लगा लीजिए, या MPPSC में सीधे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद में सबसे अधिक बार भगवत दयाल शर्मा जी चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ के गठन के समय भाई महावीर मैंने बताया था। सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले प्रथम जो थे NA बांचू साहब जी थे, जो हमारे पहले सिविल सेवा से जुड़े हुए थे। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत रूप से, इनको पढ़ लें, फिर हम व्यक्तिगत रूप से जानकारी देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कार्यवाहक अगर पूछा जाए आपसे तो कितने लोग रहे हैं, तो हमारे जो 6 लोग हैं मध्य प्रदेश के 6, याद रख लीजिएगा, तो 6 कार्यवाहक हमारे राज्यपाल रहे हैं, जैसे PV दीक्षित जी जो हमारे लोकायुक्त भी थे और हमारे क्या रहे थे, हमारे हाईकोर्ट के जज भी रहे थे। उसके GP सिंह 2 बार बने थे। ND ओझा व्यक्तिगत रूप से हमारे 6 हैं, वैसे 7 बार कार्यवाहक राज्यपाल बनाए गए हैं।
एन डी ओझा जी थे, ओपी कोहली जी थे, मोहम्मद शफी कुरैशी जी थे, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी थी। उसके बाद राष्ट्रपति शासन के समय एस पी के सिन्हा पुनाचा खान, ऐसे रखना याद। तो एस पी के मैंने आपको बताया सत्यनारायण सिन्हा जी थे, सीएम पुनाचा साहब थे, उसके बाद में हमारे मोहम्मद अली खान साहब थे। तो तीनों हमारे आगे 70, 80 और 92, 93 वाले समय पे। उसके बाद में अब हम देख लेते हैं राज्यपाल जो अन्य राज्यों के क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं मुख्य रूप से। तो कौन से हैं? श्री केसी रेड्डी, पहले मैसूर राज्य बोला जाता था लेकिन वर्तमान में इसको कर्नाटक बोलते हैं। उसके बाद सीएम पुनाचा, ये कुर्ग थे, कुर्ग क्षेत्र से आते थे, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र था। भगवत दयाल शर्मा जी, ये कई बार पूछा गया और सबसे ज़्यादा बार भी ये क्या बने हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल देखने को मिले हैं, भगवत दयाल शर्मा जी। तो ये कहाँ से? हरियाणा राज्य से। श्री राम प्रकाश गुप्त जी भी उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, राम नरेश यादव जी उत्तर प्रदेश के रहे, और श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी भी, ये भी सीएम रहे गुजरात की। तो ये हमें देखने को मिल जाते हैं। इनकी भी संख्या कितने को देखने को मिलती है? हमें 6 देखने को मिलती है। अब हमारे ऐसे राज्यपाल जो लोकायुक्त भी रहे, तो पीवी दीक्षित साहब, जीपी सिंह सी, तो ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं हमारे पीवी दीक्षित जी। तो ये 2 लोग हो गए, तो इन्हें याद करना है। उसके बाद में ऐसे राज्यपाल जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, बीडी शर्मा जी हमारे, भगवत दयाल शर्मा जी, भाई महावीर और बलराम जाखड़ साहब। तो ये हमारे 3 लोग हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया वो कुछ, लेकिन एक बार हम उनको रिव्यू कर देते हैं। तो राज्यपाल जो व्याख्याता या शिक्षक रहे, भाई महावीर, श्री राम नरेश ठाकुर जी, राम नरेश यादव जी, ओपी कोहली साहब, श्रीमती आनंदीबेन जी, तो ये सब इसके अंतर्गत है। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल की, उसमें राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करने, उनको चाय भोजन दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। तो यह कथन किसका था? पट्टाभी सीतारमैया का जी का था, जो हमारे पहले हमारे राज्यपाल रहे थे, तो उनके द्वारा ये कहा गया था। उसके बाद में उनको हम बाद में देखेंगे, और भी हमारे पॉइंट हैं। जिसके बाद ये है कि राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे, तो हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी हम देख लेते हैं। रंजन बांचू साहब थे, ये सिविल सेवा से आते थे। सीएम पुनाचा साहब थे, तो ये क्या थे? कुर्ग से के वो भी रहे थे ये सीएम। तो और उसके भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के सीएम रहे थे, केएम चांडी साहब, ठीक है। तो ये भी हमारे मुख्य रूप से हमें देखने को मिल जाते हैं। और केएम चांडी साहब कहते हैं जब हमारी भोपाल गैस त्रासदी हो रही थी उस समय, मोहम्मद शफी कुरैशी ये पश्चिम बंगाल और बिहार के भी बनाए गए थे। कृष्ण मोहन सेठ जी त्रिपुरा छत्तीसगढ़ के, बलराम जाखड़ जी गुजरात के बनाए गए। जो रामेश्वर ठाकुर साहब हैं, ये कर्नाटक, आंध्र और उड़ीसा के बनाए गए। लालजी टंडन जी बिहार के बनाए गए, ओपी कोहली जी गुजरात के बनाए गए, और श्रीमती आनंदीबेन जी अभी तो उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की भी बनाई गई थी। अब उसके बाद में जो राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य भी रहे, उनके बारे में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो थे, और सबसे लंबा काट जो हमारे एच.वी. पाटस्कर साहब थे उनका था, तो वो भी थे। केसी रेड्डी जी, ये भी मैसूर के थे। वो सीएम पुनाचा साहब भी कुर्ग क्षेत्र से आते थे। और सत्यनारायण सिन्हा जी, ये भी कहाँ से रहे हैं? तो हमारे ये संविधान सभा के सदस्य रखे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मुख्य रूप से आपको 10 से पहले जो मध्य प्रदेश के आपको राज्यपाल देखने को मिल रहे हैं, वो हमारे संविधान सभा के सदस्य भी देखने को मिल रहे हैं। अब हमारे कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट हैं। जो जैसे नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र किसकी थी? तो लालजी टंडन साहब की थी। लेकिन दूसरी किसकी थी? तो राम नरेश यादव जी की थी। लेकिन हमें क्या है, कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है कि वेबसाइटों पर कुछ अलग चीज़ों में, लेकिन हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है कि सबसे कम समय का कार्यवाहक कौन है? जीपी। लेकिन हम पहले क्या पढ़ चुके हैं? पीवी दीक्षित जी को पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में समाचार पत्रों में कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष, मध्य प्रदेश की जो लोक लेखा समिति है उसके भंवर सिंह शेखावत जी हैं। प्राक्कलन समिति के जो अजय विश्नोई साहब हैं वो हैं। सरकारी उपक्रम समिति सुरेंद्र पटवा जी हैं। स्थानीय निकाय व पंचायती राज लेखा समिति के श्री रमेश मंडोला साहब हैं। मंडोला साहब मध्य प्रदेश का जो ओलंपिक कमेटी है उसके अध्यक्ष भी हैं, या फिर हम बोलें कि एसोसिएशन उसके अध्यक्ष भी हैं। SC/ST वर्ग कल्याण समिति तो बिशाहू लाल सिंह जी हैं। वो पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति संबंधित श्री महेंद्र हाडिया जी। अब उसके बाद में चार्ल्स कोरिया जी के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये हमारे जो इंदिरा भवन विधानसभा भवन है वर्तमान का, वो भारत भवन, पर्यावास भवन और IIFM 1982 भोपाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी जो डिज़ाइनकार मुख्यतः चार्ल्स कोरिया जी रहे थे। जन्म हैदराबाद में 1930 में, मृत्यु मुंबई 2015 में। ये मध्य प्रदेश का जो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है उसकी इन्होंने बनाई थी आर्किटेक्चर। भारत भवन जो हमारा बना हुआ है उसका भी आर्किटेक्चर। पर्यावास भवन
और उसके बाद में IIFM वो इनके द्वारा बनाई गई। तो 4 मुख्यतः इमारतें हैं मध्य प्रदेश की, वो इनके द्वारा बनाई गई। अब हम एक बार देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश के अब तक के जो राज्यपाल रहे उनके बारे में, उनकी व्यक्तिगत जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करें पट्टाभिधि सीतारमैया जी के बारे में। तो इनका जन्म आंध्रा में होता है। इनका पूरा नाम इनको बीपी सीतारमैया बोलते थे, तो भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया। सबसे छोटा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में इनका रहा। संविधान सभा के सदस्य रहे। प्रमुख चिकित्सक के रूप में अपनी भूमिका थी। और ये जन्मभूमि नाम से अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र भी प्रकाशित करते थे। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के पद पर सुभाष चंद्र बोस की जगह ही हार गए थे। तो उन्होंने उन्हीं की, क्योंकि ये बहुत फेमस रहते हैं, तो गांधी जी ने इनके लिए कहा था कि उनकी हार नहीं बल्कि स्वयं गांधी जी की हार है। इसके बाद में त्रिपुरी अधिवेशन में वो गांधी जी ने इनका समर्थन किया था। 1948 में जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता फिर इनके द्वारा की गई थी। नेशनल एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये पट्टाभिधि सीतारमैया जी के द्वारा लिखी गई। इन्होंने अपने जीवन काल में हमारी 14 पुस्तकें देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हमारे, सबसे कम समय का कार्यकाल, त्रिपुरी किससे संबंधित रहा है, उसके बाद में गांधी जी भी से संबंधित रहे हैं और संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे ये, और इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई है। नेशनल एजुकेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस किस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो श्री पट्टाभिधि सीतारमैया जी के द्वारा लिखी गई है। अब हम आगे चलते हैं तो हम पढ़ते हैं श्री हरि विनायक पाटस्कर जी के बारे में। तो जन्म पुणे में हो रहा है। संविधान सभा के सदस्य रहे। पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट भी रहे। केंद्र सरकार में विधि व नारायण उड्डयन मंत्री भी रहे। और सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल मध्य प्रदेश के राज्यपालों में हमारे श्री हरि विनायक पाटस्कर जी का देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो हिंदू कोड बिल पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई। उसके बाद 1963 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। अब हम देखते हैं केसी रेड्डी साहब जी। तो कर्नाटक कोलार में इनका जन्म होता है। मैसूर कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री थे। संविधान सभा के सदस्य रहे। केंद्र सरकार में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश में लगातार 2 बार राज्यपाल ये रहे थे। अब हम देखते हैं पीवी दीक्षित साहब जी। ये हमारे कार्यवाहक थे प्रथम, और सबसे कम समय का कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी, जो हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी रहे। सबसे पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित इनका पूरा नाम था। पीवी दीक्षित हम इन्हें बोलते हैं। और तत्कालीन केसी रेड्डी विदेश यात्रा जाने के कारण इन्हें 7 दिन का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। मध्य प्रदेश के राज्य लोकायुक्त के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। अब हम एक बार देखते हैं हमारे सत्यनारायण सिन्हा जी थे। इन्हीं के समय में मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। दरभंगा बिहार से आते थे। संविधान सभा के सदस्य रहे। और जो केंद्र सरकार है उसमें सूचना प्रसार मंत्री, स्वास्थ्य परिवार नियोजन और नागरिक विकास मंत्री के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी। अब हम देख लेते हैं श्री निरंजन नाथ बांचू। ये सिविल सेवाओं से जुड़े हुए थे। सतना में इनका जन्म होता है। केरल राज्य के राज्यपाल भी रहे। भारतीय प्रशासनिक जो सेवा थी उसके अधिकारी रहे थे। और भारत सरकार में संयुक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी। अब हम देखते हैं सीएम पुनाचा साहब। इनके समय पे भी मध्य प्रदेश में क्या लगा था, दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। कुर्ग में हुआ। इनका पूरा नाम चेपीदोरा मथुना पुनाचा, सीएम पुनाचा के नाम से जाने जाते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित थे। संविधान सभा के सदस्य रहे। कुर्ग जो कर्नाटक का क्षेत्र था उसके मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभाई। मैसूर राज्य में प्रथम उद्योग व वाणिज्य मंत्री भी रहे। केंद्र सरकार में परिवहन व पर्यटन मंत्री भी रहे। और यह 3 बार उड़ीसा राज्य के राज्यपाल भी बनाए गए मध्य प्रदेश राज्य के साथ में। अब आ जाते हैं हमारे भगवत दयाल शर्मा जी। यह रोहतक हरियाणा से संबंधित थे। लोकसभा राज्यपाल के सदस्य भी रहे। 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल चुने गए। हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई। और उड़ीसा के भी राज्यपाल चुने गए। मध्य प्रदेश में क्या फैक्ट हो जाता है, सबसे ज्यादा बार कौन चुने गए, तो भगवत दयाल शर्मा जी चुने गए, जो कहाँ के सीएम थे, वो हरियाणा के सीएम थे। उसके बाद में हमारे जीपी सिंह जी कार्यवाहक जो दूसरे बने, वो इनका पूरा नाम गुरुप्रसन्न सिंह था। इसके बाद में दूसरे कार्यवाहक बने। ये मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। कई बार वेबसाइट पर इनके बारे में बता दिया जाता है, FAQ की जो सेक्शन है राज्य भवन मंडल पे, तो सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इनको भूमिका में बता दिया जाता है। अब है हमारे KM चांडी साहब। कोट्टयम केरल से इनका संबंध रहा है। जो रबर बोर्ड है, क्योंकि उसी समय कोट्टयम में भी पाया जाता है, तो उसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। उसके बाद भोपाल गैस त्रासदी के समय पर ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। गुजरात के राज्यपाल बनाए गए थे, ध्यान रखना। उसी के बाद में सीधे इनको गुजरात राज्य का राज्यपाल बना दिया गया था। और पांडिचेरी के भी उपराज्यपाल के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई। अब हमारे ND ओझा साहब। नारायण दत्त ओझा इनका पूरा नाम है। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भूमिका निभाई। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
ये रहे हैं, मध्य प्रदेश के न्यायाधीश भी ये रहे हैं। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ध्यान रखना, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भूमिका हमारे जो हाईकोर्ट के जज रहते हैं मुख्यतः उन्हीं को दी जाती है। अब आती हैं हमारी पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल जी। इनका संबंध पंजाब से रहा है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी और सबसे युवा राज्यपाल थी। उस समय 61 वर्ष की आयु थी इनकी। ये प्रधानमंत्री की सचिव भी रही हैं और यह देश की दूसरी महिला आईएएस रही थी। और पहली तो आप लोगों को याद होगा कौन थी, पहली आईपीएस तो सबको पता है, किरण बेदी जी थी। और ये हमारी देश की दूसरी महिला आईएएस भी थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रदान की थी। उसके बाद में अब आ जाते हैं हमारे कुंवर मोहम्मद अली खान जी। ये मध्य प्रदेश में जो तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय पर राज्यपाल थे और ये मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे। मेरठ उत्तर प्रदेश से इनका संबंध देखा जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य भी रहे थे। जो अशोक मेहता समिति आई थी उसके भी 1977 के आसपास में अशोक मेहता समिति, जिन्होंने 2 टियर जो हमारे पंचायती राज्य उनके बारे में बात की थी, उसके सदस्य भी ये रहे थे। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे कि मोहम्मद शफी कुरैशी साहब, तो ये श्रीनगर से इनका संबंध था। केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मंत्री भी रहे। केंद्र सरकार में वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री भी रहे। यह बिहार एवं पश्चिम बंगाल में राज्यपाल भी रहे हैं। यह 73वां व 74वां संविधान जब लागू हुआ था मध्य प्रदेश में, तब ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मुख्य रूप से भूमिका इन्होंने निभाई थी। अब देखते हैं हम भाई महावीर। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो रहा है वो कौन रहे हैं राज्यपाल हमारे, यही हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में जनसंघ के संस्थापक सदस्यों के रूप में भूमिका ही भाई महावीर ने निभाई थी। और ऐसे राज्यपाल जिनका जन्म वर्तमान भारत से बाहर है तो कौन थे, भाई महावीर ही थे। अब आते हैं हमारे राम प्रकाश गुप्त जी। इनका संबंध झांसी से है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, उत्तर प्रदेश के योजना मंडल के उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, तो ये उनसे संबंधित रहे उत्तर प्रदेश से। श्री कृष्ण मोहन सेठ साहब, इनका प्रयागराज में जन्म हुआ। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रहे। त्रिपुरी राज्य के भी, जो त्रिपुरा राज्य हमारा, उसके भी ये राज्यपाल बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहते उन्होंने मध्य प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला था। अब आ जाते हैं हमारे बलराम जाखड़ साहब। फिरोजपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ है। लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, 7वीं और 8वीं में। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे और केंद्र सरकार में कृषि मंत्री के पद पे भी बलराम जाखड़ साहब ने काम किया था। अब आ जाते हैं हमारे रमेश्वर ठाकुर जी। मोड्डा झारखंड में इनका जन्म होता है। उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटक के भी राज्यपाल रहे। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में यह सक्रिय भूमिका में रहे। अब आ जाते हैं हमारे राम नरेश यादव जी। ये दूसरे सबसे अधिक उम्र के राज्यपाल बनने वाले मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। 2016 में इनका निधन हो गया था और ये जो पद पर रहते हुए इनका जन्म हुआ था। अब ये देखते हैं हमारे ओपी कोहली जी। 1935 दिल्ली में जन्म होता है। 2016 से 2018 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। एक बार मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी बनाए गए थे। उसके साथ में हम 2014 या 16 मध्य प्रदेश के गुजरात के राज्यपाल भी बनाए गए थे। उसके साथ में उसी के बाद मध्य प्रदेश में आए थे। उसके बाद 2023 में इनका निधन हो जाता है। अब यहाँ हमारी आनंदीबेन पटेल जी, तो ये महसाणा गुजरात में इनका जन्म होता है। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। इससे पहले सरला ग्रेवाल जी थी जो हमारे देश की दूसरी आईएएस ऑफिसर भी थी और गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी रही हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। और लालजी टंडन की बीमारी के समय मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी इनको बनाया गया था। धरती, साधना एवं सखी इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ये मध्य प्रदेश की कई परीक्षाओं में पूछी गई। अब आ जाते हैं हमारे लालजी टंडन जी। लखनऊ उत्तर प्रदेश से इनका जन्म है और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता रहे हैं। बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं और 2020 में इनका अनकहा लखनऊ जो मैंने आपको बता रहा था, इनकी प्रमुख पुस्तक थी, वो पेपरों में पूछी गई। जो सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। वर्तमान में श्री मंगूभाई चंगन भाई पटेल जो हैं, नवसारी गुजरात में इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। गुजरात के जो गाडेवी व नवसारी विधानसभा से 6 बार विधायक चुने गए हैं वो, और ये विधानसभा जो है गुजरात के उसके उपाध्यक्ष भी रहे हैं। गुजरात राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।